Okay, hello students, welcome back. Welcome back to a physics lecture. Okay. Oh, so finally हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर दैट वाज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेस. प्लेन सरफेस के बारे में हम स्टडी कर रहे थे. प्लेन सरफेस मतलब यहाँ पे सीधा सीधा मिरर के बारे में हम कह सकते हैं कि वी वर डिस्कसिंग अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फिनोमेनन ऑफ रिफ्रैक्शन नॉट फ्रॉम अ मिरर बट अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, बिकॉज फॉर रिफ्रैक्शन देयर इज अ much needed condition that light should travel from one medium to another and in deviated condition. Okay. कल कुछ हमने इसे फिनोमेना देखा था जहां पे हम अनडिवाइडेड के बारे में कंडीशन हमने स्टडी किया था कि रिफ्रैक्शन तो हो रहा है सर, पर जो लाइट हो रहा है वो अनडिवाइडेड पास हो रहा है. लाइट कैसा हो रहा है? अनडिवाइडेडली पास हो रहा है. ठीक है, ये फिनोमेना हमने देखा था. क्या क्राइटेरिया था? क्राइटेरिया वाज सर एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी जीरो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड वाज एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. क्या यही हमने पढ़ा था? हाँ है ना, दो कंडीशन. ओके, इसके बाद हमने कुछ रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ, वेलोसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कंडीशन में हमने स्टडी किया था. ओके, सो इफ यू रिमेंबर दैट वेवलेंथ फॉर द न्यू लाइट, not new light, wavelength for the light in another medium, that is in medium 2, let us say medium 2 is equal to the wavelength upon the refractive index of that particular pair. Okay, when we compare with the air. Okay, air के साथ हम comparison के बारे में स्टडी कर रहे थे. Okay, इसके बाद हमने क्या स्टडी किया था? We were discussing about the factor affecting the refractive index. What were the factor affecting? There were three factors. First, it was nature of the medium. First was nature of the medium. Second was the physical condition like temperature. कल हमने एक्सप्लेन किया था कि टेम्परेचर पे कैसा फैक्टर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है. लास्ट वीडियो में आप जाओ, आप कंप्लीट वहां पे हमने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, तो एक बार फिर से आप उसे रिवाइज कीजिए. एंड थर्ड वाज द कलर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट. यहाँ पे हमने कलर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट में देखा था विब्योर के बारे में, जहाँ पे वायलेट और रेड को हमने कंपेयर किया था. स्पीड ऑफ लाइट of red was greater as compared to violet, so the wavelength of red light was greater than the violet, and therefore refractive index was inversely proportional. So refractive index for the red light is smaller as compared to refractive index with respect to violet. चीजें क्लियर है यहाँ पे? ओके, आज हमारा जो नया कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ऑफ पाथ ऑफ अ लाइट हम कह सकते हैं. यहाँ पे फिनोमेना एक स्टडी करते हैं कि लाइट, एक प्रॉपर्टी होता है लाइट का, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ. फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक प्रॉपर्टी है जो हमें पता होनी चाहिए. लाइट क्या होता है? लाइट हमेशा और हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में फॉलो करता है अनटिल एंड अनलेस सम ऑब्स्ट्रक्शन कम्स इन बिटवीन. मतलब कोई एक ऑब्स्ट्रक्शन जब तक नहीं आएगा उस पर्टिकुलर पाथ ऑफ लाइट में, तब तक लाइट क्या करेगा? स्ट्रेट और सिर्फ स्ट्रेट ट्रेवल करेगा. इसका मतलब क्या हुआ? लाइट स्ट्रेट पाथ फॉलो करता है. ये तो हमें चीजें क्लियर हो गया. ओके, तो इसी स्ट्रेट पाथ पे हम एक प्रिंसिपल का डिस्कशन करेंगे, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट. पाथ ऑफ लाइट का रिवर्सिबिलिटी तो हमें वर्ड से क्या समझ में आता है? हमें ये समझ में आता है कि सर जो लाइट जिस पर्टिकुलर सोर्स से लाइट आ रहा है, जिस पाथ को लाइट ट्रेस करते हुए है फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में एंटर कर रहा है, तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि रे ऑफ लाइट को, मतलब सेम लाइट को हम वापस उसी डायरेक्शन में, उसी पाथ में ट्रेवल करवा सकते हैं. ठीक है, हम ये कर सकते हैं. इसी को हम कहते हैं पाथ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. इसका अगर हम रफ में देखा जाए तो क्या कहेंगे? एक रफ आइडिया देखते हैं. ठीक है, दिस इज मीडियम 1, दिस इज इंटरफेस मीडियम 2, दिस इज नॉर्मल. अगर रे ऑफ लाइट सर यहां से ट्रेवल करते हुए आ रहा है, दिस इज पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2. सो सर हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, ऐसी कोई कंडीशन होगा जिसमें रे ऑफ लाइट कैन बी रिवर्सिबल, मतलब रिटर्न कंडीशन में भी रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर सकता है. चीजें क्लियर है? ओके, तो इसी के केस में हम स्टडी करेंगे कि कौन सी कंडीशन होती है, हम कैसे इसको रिवर्सिबल करवा सकते हैं. रे ऑफ लाइट जहां से आ रहा है हम उसी डायरेक्शन में क्या उसे वापस सेंड कर सकते हैं? तो आंसर इज यस. अब कैसे किया जाता है ये हम देखेंगे. ओके, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कैसा डिफरेंस आता है, या फिर पर्टिकुलर टू मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस क्या आता है, हाउ इट इज कंपैरिजन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो जो पूरा केस रहेगा रिवर्सिबिलिटी का, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इर्द गिर्द घूमेगा. ठीक है, मतलब वहीं पे आपका उसी के कोरिलेशन में हम एक्सप्लेन करेंगे चीजें. क्लियर है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, सॉरी रिवर्सिबिलिटी के बारे में जानते हैं. सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं आपको, सो दैट हम बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए. Let us say this is interface, this is medium 1 and this is medium 2. क्लियर है?
यहाँ पे आपका नॉर्मल बनेगा, क्लियर है? ये आपका रे ऑफ लाइट है। ट्रेसिंग पाथ देखते हैं। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। तो ट्रेस का से इंसिडेंट रे इज एओ, दिस इज योर इंसिडेंट रे। लाइट हमेशा ऐसा ट्रेवल करिए फ्रॉम ए टू ओ एंड देन ओ टू बी, क्लियर है यहाँ पे? ओके। अब if I am saying O is an incident ray, what is AO? AO is an incident ray, and OB is refracted ray. OB is refracted. Refracted ray, क्लियर है? ओके। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहती है? If a ray of light AO is incident at an angle I on a plane surface, on a plane surface at an angle I, मतलब यहाँ पे angle of incidence दिखाई देगा आपको। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां पे बनेगा? फ्रॉम द नॉर्मल, दिस इज एंगल आई एंड दिस विल बी एंगल आर, ठीक है। क्या कह रहे हैं हम स्टडी फिर से कह रहे हैं, ठीक है। इफ अ रे ऑफ लाइट एओ इज इंसिडेंट एट एन एंगल आई, एट एन एंगल आई टू द सरफेस, टू द प्लेन सरफेस separating the two medium, let us say medium 1 and medium 2, which I have mentioned as m1 and m2 over there, it is refracted along OB. You can see in our diagram, it is refracted along OB. OB से refract किया है. This is incident ray. AO is an incident ray and OB is refracted ray. इतना चीजें क्लियर है हमें? At an angle of refraction, let us say R. यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया एंगल I और एंगल R के बारे में. एंगल I क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस. And what is angle R? Angle R is angle of refraction. ये बन गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. चीजें क्लियर है यहाँ तक? ओके. So now if we talk about refractive index, if you are talking about refractive index in this diagram, okay, तो क्या हो जाएगा? The refractive index of medium 2 with respect to 1, refractive index of 2 with respect to 1. तो पहला कंडीशन क्या बनेगा यहाँ पे देखिए, refractive index of 2 with respect to 1 क्या है? हम ऐसे ही लिखेंगे, refractive index of 2 with respect to 1 will be sin I upon sin R. साइन आई अपॉन साइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही कहता है, साइन आई अपॉन साइन आर. स्नेल्स लॉ याद आ रहा होगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है. लेट अस सी इक्वेशन नंबर 1. यहां तक चीजें क्लियर हो गया है ना? नाउ लेट अस कंसीडर if refraction is taking place from medium 2 to 1. अब इस केस में हम क्या करें? हम केस में बात करेंगे. अब इस फर्स्ट केस में क्या होता है? व्हाट वाज फर्स्ट केस? कि लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2. दिस वाज द फर्स्ट केस. ओके, फर्स्ट केस में हमारा जो लाइट है वो मीडियम 1 से मीडियम 2 की तरफ ट्रेवल कर रहा है. सेकंड केस में हम बात करेंगे, अगर इफ लेट अस से इफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1, सेकंड केस, अगर मीडियम 2 से मीडियम 1 की तरफ जा रहा है तो क्या होगा? मतलब हमारे इस केस में इंसिडेंट रे क्या बन जाएगा? सेकंड केस के लिए इंसिडेंट रे विल बी बीओ. This is our incident ray BO. Clear है? What will be refracted ray? Refracted will be sir OA. Refracted ray will be OA. Yes or no? This is for first case. This is for second case. Clear है? First case और second case clear है? Incident और refracted ray important है जानना. Okay? Let us say at an angle I and angle R. Angle I and angle R. तो अब क्या होगा? Angle भी change हो जाएगा. If I am saying sir this is incident ray, this is incident ray, तो यहाँ पे एंगल क्या जनरेट होगा? This will be angle I. सेकंड केस के लिए डायग्राम ये बन जाएगा एंगल I और ये बन जाएगा एंगल R. क्लियर है? एंगल I एंड एंगल R. अलग चीजें क्लियर? तो इस केस में अगर हम अप्लाई करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ऑफ वन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू टू, वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, तो क्या बन जाएगा सर साइन वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, साइन आई अपॉन साइन आर, सॉरी साइन आर अपॉन साइन आई। ध्यान देना इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 क्या कह रहा है, साइन आर अपॉन साइन आई। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, वन को टू के साथ कंपेयर करना है, तो क्या बन जाएगा साइन आर अपॉन साइन आई, यार है क्लियर है, यार है यहां तक चीजें क्लियर, क्या बन जाएगा साइन आर अपॉन साइन आई। ओके, अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन सी दैट if you multiply left hand side, let us say multiply करते हैं refractive index 2 with respect to 1 into refractive index of 1 with respect to 2 is equal to sin I upon sin R into sin R upon sin I। कैंसल आउट, क्या बचेगा 1। अगर हम पर्टिकुलर मीडियम को चेंज करते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोमिनेटर में ले जाते तो क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, यहाँ पे क्लियर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। तो यहाँ पे हमारा क्लियर होता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से हमने क्या किया, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अप्लाई करके हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्मोलॉजी को कोरिलेट करने की कोशिश की। क्या किया हमने, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अप्लाई किया, मतलब अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और सेम लाइट पाथ फॉलो करे, सेम लाइट सेम पाथ फॉलो कर रहा है और रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है फ्रॉम मीडियम 2 to 1, तो ऐसे केस में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या जनरेट होगा, हम उसे इक्वेट कर दिया, दैट इज मल्टीप्लाई कर दिया दोनों से, लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर दिया, तो वी फाउंड दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू 1। मतलब क्या होगा, यूनिटी होगा, है ना, यूनिटी हो गया। तो यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। देखिए जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम इंटरचेंज करते हैं तो 1 अपॉन फ्रैक्शन में आ रहा है, ये याद रखिए 1 अपॉन फ्रैक्शन में आ रहा है। अब इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब कहते हैं इफ आई एम सेइंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, इफ आई एम सेइंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज, हम कुछ सेक्शन मिटाते हैं, यहाँ पे डायग्राम कॉपी कर लेना है, ठीक है, ये नोटेशन भी कॉपी करना है। Let us say example, if refractive index of glass with respect to air is 3/2, let us say it is 3/2, ठीक है, क्या पढ़ा हमने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2, ये चीजें क्लियर है ना, ओके। अगर हम इसे चेंज करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, इफ आई एम सेइंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या रहेगा, इफ आई एम इंटरचेंजिंग, इफ आई एम सेइंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या बन जाएगा 1/3/2, क्या 1/3/2 बनेगा, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इंटरचेंज इट इज 1 अपॉन फ्रैक्शन, 1 अपॉन रिस्पेक्ट टू इंटरफेस, सॉरी refractive index, refractive index of glass with respect to air was 3/2, if I am saying refractive index of air with respect to glass it will be 1 by sir 3/2, 1 upon 3/2 that is 2/3, है ना, तो क्या बन जाएगा 2/3 हो जाएगा। टू बाई थ्री, अब चीज ध्यान दीजिए यहाँ पे 2/3 is 0.666 and this is 1.5। क्या कल हमने यही स्टडी किया था, क्या कल हमारे वीडियो में जो लास्ट वीडियो था, लास्ट वीडियो का स्टडी यही कहता था इफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1, बट व्हेन लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, ग्लास से एयर की तरफ जा रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 0.66, है ना, क्लियर है, समझ में आ गया, यही हमने स्टडी किया था लास्ट क्लास में, ओके। इसका कुछ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन रहेगा
ऑफ रिफ्रैक्शन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ओके, ये आप स्टडी करोगे बाय योर ओन, दिस इज कंप्लीटली थ्योरेटिकल पार्ट। आप ये स्टडी करोगे, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। ये आपका पार्ट रहेगा वर्क का। कंप्लीट एक्सपेरिमेंटेशन आप रीड करोगे, ईच एंड एवरी पॉइंट रीड करोगे कि कैसा उसमें स्लैब प्लेस किया गया है, कहाँ पर उसका पेन अटैच किया गया है, फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू सी पर्टिकुलर दैट रे ऑफ लाइट, ठीक है। रे ऑफ लाइट देखने पे आपको कहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस का, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मार्क करना, ही सारी चीजें आप देखोगे, ठीक है। ओके, नाउ वी विल बी सीइंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। यहाँ पे हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी खत्म करते हैं। अब यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन का स्टडी करेंगे थ्रू ग्लास प्रिज्म, या फिर हम कह सकते हैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा डील करता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमने ग्लास प्रिज्म ड्रॉ करके रखा है। इसको हम नेमिंग कर देते हैं, लेट अस से PQRS, जो हमारा कॉमन नेमिंग होता है हमेशा, PQRS। इसमें बनाने के कुछ स्टेप्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्टेप्स के अकॉर्डिंगली ही बनाओगे, वरना आपका जो डायग्राम है वो गलत बन जाएगा, ठीक है। वो क्या बन जाएगा, गलत बन जाएगा। अब सबसे पहले क्या रहेगा, इंसिडेंट रे। लेट अस से इंसिडेंट रे, लेट अस नेम इट एज AO, ठीक है। हम इंसिडेंट रे इसे मेंशन कर देते AO। ये बन गया आपका AO, दिस इज इंसिडेंट रे A एंड O। इफ इज इंसिडेंट रे तो यहाँ पे एंगल बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा, ठीक है। जब फर्स्ट नॉर्मल स्ट्राइक करेगा एट इंटरफेस, लेट अस से नॉर्मल N एंड M, इसे नॉर्मल नेमिंग कर देते N एंड M, ये है। अब रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, light is entering from rare medium to denser medium. Whenever ray of light enters from rare to denser medium, light bends towards the normal. ये important point है। Whenever ray of light enters, arrow head रह गया। When a ray of light enters from rare medium to denser medium, it always bends towards the normal. Normal की तरफ bend होगा। अब देखिए, जो ray of light था कुछ इस तरीके से हमारा travel कर रहा है, ठीक है। This is the way, ये पाथ था, पर ये क्या करेगा, ये नॉर्मल की तरफ इंक्लाइंड होकर बेंड करेगा और स्ट्रेट ट्रेवल करेगा। रे ऑफ लाइट क्या करेगा, स्ट्रेट ट्रेवल करेगा कुछ इस तरीके से। क्या आपको स्ट्रेट दिखाई दे रहा है कंप्लीट हो, इंक्लिनेशन नहीं दिखाई दे रहा, ओके ठीक है। हम फिर से बनाएंगे इसमें, इसमें इंक्लिनेशन नहीं दिखाई दे रहा, देखिए गलत हो गया है ना, इंक्लिनेशन नहीं दिखाई दे रहा। ओके, फिर से बनाते हैं, चलो ध्यान दो। इंसिडेंट रे, लेट अस से थोड़ा इंक्लाइन कर देते, ज्यादा बेटर रहेगा। ये बन गया हमारी इंसिडेंट रे A एंड O। सर इंटरफेस है तो यहाँ पे आपका नॉर्मल बन जाएगा, ये पार्ट आपका नॉर्मल बनेगा। लेट अस से N एंड M। अब इस केस में सर क्या होगा, जो रे ऑफ लाइट है वो बेंड करेगा, रे ऑफ लाइट क्या करेगा सर, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, मतलब कुछ इस तरीके से बेंड करते हुए दिखाई देगा आपको। आप देख सकते हो लाइट बेंड किया, फिर से स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटरफेस आएगा, इंटरफेस से मतलब फिर से नॉर्मल आएगा सर। लेट अस से N डैश एंड M डैश, ठीक है। अब रे ऑफ लाइट क्या कर रहा है, देखिए रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रहा है डेंसर से रेयर मीडियम में, डेंसर से रेयर, जब रेयर टू डेंसर मूव करता है, रेयर टू डेंसर, तो लाइट का बैंड कैसा होता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। And when your ray of light is traveling from denser medium to rarer medium, it travels away from the normal.
क्लियर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल ट्रेवल करेगा, मतलब क्या करेगा, नॉर्मल से दूर जाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे एक चीज है, जो आप रे ऑफ, आपका जो इमर्जेंट रे रहेगा, नीमिंग तो रह रही है हमारी, ठीक है, ओ ए हो गया है, यहाँ पे हम इसे बी पॉइंट कह देते हैं, लेट अस से पॉइंट बी, ये बन जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपका रे डायग्राम बहुत सटीक बना हुआ है, अगर आपका रे डायग्राम आप पेंसिल स्केल मेजरमेंट के साथ आप बनाओगे, तो एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे, ये जो स्ट्रेट पाथ था ना, इंसिडेंट रे का जो फर्स्ट स्ट्रेट पाथ था, जहां से वो एक्चुअली ट्रेवल करना चाहिए था, कुछ इस तरीके से, अगर रे ऑफ लाइट डिविएट नहीं होता तो कुछ ऐसा ट्रेवल करता, दिस इज अ स्ट्रेट पाथ, ठीक है, दिस वाज द एक्चुअल पाथ। अगर रे ऑफ लाइट बैंड नहीं करता तो कुछ ये एक्चुअल पाथ ट्रेस करता, ठीक है। दिस इज इमर्जेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, ओके। नेमिंग में हम बाद में ध्यान देंगे, अभी ध्यान दो, जब रे ऑफ लाइट इस पर्टिकुलर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करेगा, क्या होगा, व्हेन आई एम सेइंग पर्टिकुलर, जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करेगा, तो जो रे ऑफ लाइट रहेगा ना, जो बाहर आएगा, दैट विल बी ऑलवेज पैरेलल टू दिस रे, दैट विल बी ऑलवेज पैरेलल टू द इमर्जेंट रे, ठीक है, द एक्चुअल रे, इंसिडेंट रे। अब यहाँ पे हम नेमिंग करते थे बी, बी के बाद हम इसे नेमिंग करते, लेट अस से सी, इसे हम सी कह देते हैं, क्लियर है, चीजें क्लियर। अब एंगल मेंशन करते हैं, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा विद द नॉर्मल, क्लियर है। अब ये जो रे ऑफ लाइट है बी एंड सी, बी एंड सी को कहते हैं इमर्जेंट रे, बी और सी को क्या कहते हैं, इमर्जेंट रे, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा दैट विल बी एंगल ऑफ इमर्जेंट, डिनोटेड बाय ई, एंगल ऑफ इमर्जेंट। अब देखिए क्या हो रहा है, अब एक चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जो एक्चुअल पाथ था, जो ए ओ रे ऑफ इंसिडेंट लाइट थी, अगर ये अनडिविएटेड होती, अगर ये अनडिविएटेड होती, स्ट्रेट पाथ फॉलो करती, तो दिस माइट बी द पाथ, दिस माइट बी द पाथ, जो कंप्लीटली आप डॉटेड लाइन से ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। पर जो रे ऑफ लाइट है वो कितना शिफ्टेड हुआ है, ये कंप्लीटली शिफ्ट हुआ है टुवर्ड्स बी एंड सी, मतलब आप यहाँ पे शिफ्ट देख सकते हो, इफ आई मार्क करते तो दिस इज द शिफ्ट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या हम इसे शिफ्ट कह सकते हैं, लेट अस से फ्रॉम पॉइंट एक्स टू पॉइंट वाई, ठीक है, आप शिफ्ट ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। इसी शिफ्ट को आप किसी डिफरेंट डिफरेंट बुक में आप डिफरेंट डिफरेंट नोटेशन से आप देखोगे, कहीं आपको डेल्टा मिलेगा, कहीं आपको इस तरीके से मिलेगा डेल्टा, लेट अस से इसे डेल्टा, डेल्टा से डिनोट कर दे रहे, डेल्टा मतलब एक छोटा सा ट्राइंगल, ठीक है, हम इसे डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो ये डेल्टा क्या होता है, डेल्टा को हम कहते हैं लैटरल शिफ्ट, क्या कहते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट या फिर लैटरल शिफ्ट। हमें लैटरल डिस्प्लेसमेंट या लैटरल शिफ्ट क्या होता है ये हम देखेंगे। आपको रे डायग्राम क्लियर है, एक्स एंड वाई इमर्जेंट रे, यहाँ पे नोटेशन बना लेते हैं सब कुछ, ये पॉइंट आप कॉपी करोगे, टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे हम जो रे डायग्राम कंप्लीट रे डायग्राम बनाने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चन बनते हैं, कंप्लीट द रे डायग्राम, जहां पे आपको ये रूल अप्लाई करना होता है, रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर, तो ये आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए। तो रे डायग्राम में आपका इंपॉर्टेंस इस पर्टिकुलर 2 पॉइंट में आ जाता है। मेंशन करते हैं ए और ए ओ क्या है, इंसिडेंट रे, O to B, O to B is a refracted ray, B to C, B to C is a emergent ray. What is this emergent ray? यहां तक चीजें क्लियर, ओके। एंगल आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन,
and angle E is equal to angle of emergent. ये बन गया एंगल ऑफ इमर्जेंट. यहां तक चीजें क्लियर है? ओके. और कुछ बचा यहाँ पे मार्किंग का? एम एन एन इज नॉर्मल, ये आप नॉर्मल मार्क करोगे. ठीक है. रिफ्रैक्टेड इंसिडेंट नॉर्मल, ये बन चुका है. ओके. अब हम बात करते हैं लेटरल इंसिडेंट क्या होता है. लेटरल इंसिडेंट हमारा कंसर्न है कि एक्स वाई जो हम दिखाए ऑब्जर्व किया एक्स और वाई लेटरल डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. वी ऑब्जर्व दैट ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट टू ऑफ लाइट एट टू पैरेलल सरफेस, whereas PQ and SR are parallel surface, you can see the angle of emergence is equal to the angle of incidence or the emergent ray BC and the incident ray AO are parallel, that is they are in same direction. तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस, अल्टरनेट एंगल I and एंगल E are equal. क्यों? बिकॉज आप चीजें देख सकते हो कि A to Y और ई बी सी इज पैरेलल टू ईच अदर. तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज ट्रांसवर्स लाइन, दिस इज ट्रांसवर्स लाइन. ट्रांसवर्स लाइन में अपने प्रॉपर्टी मैथ्स में पढ़ा होगा. क्लियर है? बट दे आर नॉट अलोंग द सेम लाइन. द इमर्जेंट रे इज लैटरल डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे. ओके. तो सच डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट. Such a displacement is known as lateral displacement. You can see BC, that is an emergent ray which is completely parallel to the extended incident ray. कैसे extended incident ray है ना? incident ray नहीं है, the extended part है, तो हम इसे कहेंगे extended incident ray. emergent ray is parallel to extended incident ray and we know that actual light should pass from this section. ठीक है, आप ऑब्जर्व करो स्केल है, एक्चुअल लाइट यहाँ से पास होनी चाहिए थी, पर ये सर ये डिस्प्लेस हो चुका है. कैसा डिस्प्लेस हुआ है? हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस हुआ है. मतलब आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हॉरिजॉन्टल है, इसलिए इस डेल्टा को हम कहेंगे डेल्टा, सॉरी, इस केस में हम डेल्टा क्या होगा? डेल्टा विल बी लैटरल डिस्प्लेसमेंट. क्या लिख रहा हूं? हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्या बन जाएगा? लैटरल डिस्प्लेसमेंट. तो डेल्टा इन आवर केस इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. अभी लैटरल डिस्प्लेसमेंट आपकी बुक में शायद से एक्स होगा, तो आप ऑब्जर्व कीजिए, अभी शायद से इसमें एक्स मेंशन किया गया होगा. ओके. कहीं एक्स होगा कहीं डेल्टा होगा, तो जो भी आपका नोटेशन यूज करोगे कोई दिक्कत नहीं है. लैटरल डिस्प्लेसमेंट एक्स डिपेंड्स अपॉन. अब ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट सर किस किस पे फैक्टर पे डिपेंड करता है? क्या आप देख के बता सकते हो? पढ़ने की जरूरत नहीं, हम देख के बता सकते हैं कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट किस फैक्टर पे डिपेंड करता है. पहला सर थिकनेस ऑफ द ब्लॉक. सर जितना ज्यादा थिक होगा ये ब्लॉक उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, उतना ज्यादा बैंड और उतना ज्यादा डिस्टेंस तक इमर्जेंट रे या फिर रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल करेगा. हाँ या ना? दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट व्हिच कंप्लीटली डिपेंड्स, दिस विल डिसाइड हाउ much light will bend. And third, refractiveness of glass and therefore also on the wavelength of the light use. मतलब 4 to 5 factors है, 3 to 4 factors. First factor, सर फर्स्ट फैक्टर क्या है? थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब. सो सेकंड फैक्टर क्या कहते हैं? थिकनेस. सेकंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंट. कैन ऐसे लिख दे? एंगल ऑफ इंसिडेंस. थर्ड फैक्टर refractiveness of glass, because refractiveness of glass के डिफरेंस होने की वजह से क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट में डिफरेंस आएगा. स्पीड ऑफ लाइट में डिफरेंस आएगा तो बेंडिंग में भी डिफरेंस होगा. ठीक है, और सिंपल सी बात है सर. और फोर्थ होता है कलर. कलर ऑफ लाइट. ठीक है, कलर ऑफ लाइट भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. क्लियर है यहाँ तक? कलर ऑफ लाइट नहीं कह सकते हम, वेवलेंथ. कलर को हम थोड़ा टेक्निकली कहते हैं, कलर नहीं कहते, वेवलेंथ कह देते हैं.
वेवलेंथ कहेंगे तो ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट पे, ठीक है। मतलब व्हाट आर द फोर फैक्टर्स? फोर फैक्टर्स आर सर, फर्स्ट इज थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, सेकंड इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, थर्ड इज रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ ग्लास एंड फोर्थ इज वेवलेंथ ऑफ लाइट। अगर हमें डिस्कस करते हैं सर कैसे कैसे डिस्कस करते हैं, कैसे फैक्टर्स पे अफेक्ट करेगा। तो फर्स्ट डिपेंड ऑन द थिकनेस, more the thickness of the medium, more is the lateral displacement. What does it mean? The thickness of the glass slab is directly proportional to the displacement. Yes or no? Direct proportional. Second, more the angle of incidence, more is the lateral displacement. फिर से directly proportional relation. Third, dependence on the refractive index. Refractive index पे more the refractiveness of the medium, more is the lateral displacement. Since index increase with the decrease in wavelength of the light, so the lateral displacement increase in the decrease in wavelength of the light. That is, lateral displacement is more for the violet light than for the red light. Lateral displacement is more. अब देखिए यहाँ पे बहुत important point. Thickness of glass slab is directly proportional to displacement. Angle of incidence is directly proportional to the displacement. Refractive index is also directly proportional to the refractive index. अब वेवलेंथ का पार्ट, वेवलेंथ पे आपका क्वेश्चन बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन कैसा बनेगा आप देखिए, क्या कहता है, since the refractive index increases with decrease in wavelength, कल हमने चेक किया था, refractive index increases with the decrease in wavelength of the light, मतलब वेवलेंथ अगर डिक्रीज होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा मतलब क्या होगा, डेल्टा इंक्रीज होगा, इसका मतलब वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैटरल डिस्प्लेसमेंट। हाँ यार, लैटरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब लाइट का शिफ्टिंग होना ओरिजिनल पाथ से, जो इमर्जेंट रे होता है, जो फाइनल रे आपको ऑब्टेन होती है ओरिजिनल पाथ से, उसका शिफ्टिंग फ्रॉम ओरिजिनल पाथ टू द ऑब्टेन पाथ इज नोन एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इसी को हमने लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहा था आसान लैंग्वेज में, ओके। तब वो हमें दिखाई दे रहा है कि दैट इज कंप्लीटली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ओके। कल हमने चेक किया था दैट वेवलेंथ ऑफ द वायलेट लाइट इज लेस एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ द रेड लाइट। क्लियर है, याद आ रहा है? तो ऐसे केस में आप लैटरल डिस्प्लेसमेंट किस केस में ज्यादा रहेगा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट किस केस में ज्यादा रहेगा, सिंपल सी बात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सर वेवलेंथ कम तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा, तो इन दिस केस सर लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वायलेट लाइट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ रेड। अभी जो हमने डिराइव किया है लास्ट पार्ट दैट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेवरेट कंसेप्ट एग्जामिनर का, यहाँ पे क्वेश्चन वो बहुत ज्यादा पूछ सकता है। अब सर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन समझते हैं यहाँ पे क्या बनेगा। क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है, देखिए जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कम है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रेड लाइट इज लेस, दैट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज लेस एज कंपेयर टू वायलेट लाइट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट कम है, इसका मतलब क्या होगा, जो ओरिजिनल पाथ है, आप ऑब्जर्व ऐसे ध्यान दीजिए, ये रे ऑफ लाइट है, अगर डिस्प्लेसमेंट कम है मतलब सर जो रेड लाइट का जो शिफ्टिंग है वो कम होगा, मतलब ओरिजिनल ट्रैक से शिफ्टिंग ऑफ रेड लाइट विल बी लेस, शिफ्टिंग ऑफ रेड लाइट विल बी लेस ना, ओरिजिनल ट्रैक से ओरिजिनल रे ऑफ लाइट से जो शिफ्टिंग रहेगा वो कम रहेगा, किसका रहेगा, रेड का। सो वायलेट का बहुत ज्यादा शिफ्ट होगा, ओरिजिनल पॉइंट से शिफ्टिंग ज्यादा होगा। तो वैसा समझिए, अब आपको याद आ रहा होगा कि हमारा जो व्हीकल होता है, व्हीकल में जो टेल लाइट होती है, टेल लाइट या फिर ब्रेक लाइट जिसे हम कहते हैं, किस कलर का होता है ब्रेक लाइट, ब्रेक लाइट रेड कलर का होता है। क्या आपको समझ में आ रहा है कि वो जो पर्टिकुलर रेड लाइट होता है, ब्रेक लाइट जो आपको व्हीकल में लगा होता है, फिर हम टेल लाइट कहते हैं, जो रियर में लगा होता है पीछे में, वो रेड कलर का क्यों होता है, बाकी दूसरे कलर का हम क्यों नहीं लगाते, व्हाइट येलो ग्रीन ऑरेंज सब अपने अपनी पसंद का कलर लगा लेंगे, रीजन क्या है, ब्रेक लाइट या फिर टेल लाइट का यूज क्या होता है, अगर हम देखा जाए तो वो वार्न करता है कि आगे वाला व्हीकल ब्रेक लगा रहा है, ये इससे वार्निंग मिलती है पीछे वाली व्हीकल को, जो व्हीकल उसके पीछे ट्रेवल कर रहा है, अगर हाई स्पीड में होगा तो उसे वार्निंग मिलता है कि है हाँ वो ब्रेक अप्लाई कर रहा है। अब ऐसा समझिए,
अगर लेटरल डिस्प्लेसमेंट, आप रेड लाइट क्यों इस्तेमाल करते हैं? अगर आप कोई दूसरा इसका सब वायलेट लाइट इस्तेमाल करते हैं, जो वो लोग वायलेट लाइट इस्तेमाल कर लेते हैं, रेड लाइट को हटा देते हैं, वायलेट लाइट इस्तेमाल करते हैं। अब हमने लगा दिया हमारे व्हीकल में वायलेट लाइट, हम मस्त फुल स्पीड में हाईवे पे चल रहे हैं, बढ़िया सा, बढ़िया फुल स्पीड में हाईवे में चल रहे हैं। आ गई बारिश, बारिश आ गई, विजिबिलिटी कम हो गई। बारिश में क्या होगा? विजिबिलिटी कम। विंटर सीजन है, विजिबिलिटी कम, फॉग आ गया। अब दिल्ली जैसे एरिया में मूव कर रहे हो, सर फॉग आ गया, मतलब फॉग में विजिबिलिटी कम हो गई है, ठीक है। और सेकंड, अब बारिश में सर विजिबिलिटी कम हो गई है, और हमने टेल लाइट में लगा दी है वायलेट लाइट, बहुत बढ़िया सा, एकदम सुंदर दिखाई दे रहा है हमारा व्हीकल पीछे से, एकदम सुंदर बढ़िया सा, ठीक है। अब आपने लगा दिया ब्रेक, अब आपने ब्रेक लगा दिया, स्पीड कम कर दिया, ब्रेक लगा के स्पीड कम कर दिया, वायलेट लाइट जगमगा उठी पीछे, वायलेट लाइट मस्त जगमगा उठी। अब विजिबिलिटी कम है, वायलेट लाइट का क्या है भाई, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, आपका लाइट जो है ना वो स्प्रेड आउट हो गया। लेटरल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो गया? स्प्रेड आउट हो गया। आपका लाइट तो ग्लो किया पर उसका लाइट एकदम स्प्रेड आउट हो गया। अब स्प्रेड आउट होने की वजह से क्या होगा? स्प्रेड आउट होने की वजह से उसकी जो इंटेंसिटी थी, यूज किया था भाई लाइट का जो पीछे लगा था, वो तो किसी को वार्न करने के लिए इंपॉर्टेंट था ना कि सुंदर दिखाने के लिए था। तो जो वार्निंग सिग्नल था जो पीछे वाली व्हीकल को पहुंचना चाहिए था, वो आराम से पहुंचा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, लाइट तो स्प्रेड हो गई। वायलेट लाइट स्प्रेड होने की वजह से यहाँ पे जो इंटेंसिटी थी लाइट की वो कम हो गई। इंटेंसिटी की लाइट की कम हो गई, जो डेंजर था वो बढ़ गया, और पीछे से आके दे धमाम ठोक दिया, हो गया कल्याण, हो गया सिंपल, हो गया पूरा। तो जीवन ही सिंपल हो गया, गई कार, गई हमारा व्हीकल, हो गया एक्सीडेंट। इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा कि जो रेड लाइट होता है, हम टेल लाइट और रेड लाइट क्यों लगाते हैं? क्योंकि सर ये एक ऐसा लाइट है जिसका लैटरल शिफ्टिंग तो होगा, सिंपल सी बात है, लैटरल शिफ्टिंग तो होगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन होगा ना भाई। वो लाइट निकलेगा ग्लास में से निकल के एयर के मीडियम में ट्रैवल करेगा, मतलब मीडियम कहीं ना कहीं तो चेंज करेगा, मीडियम तो चेंज होगी, क्योंकि एनवायरमेंट में डिफरेंट डिफरेंट गैसेस है, तो गैसेस में इतने सारे मीडियम चेंज होगा, सर शिफ्टिंग तो जरूर होगी। तो ऐसा लाइट यूज कीजिए जिसका शिफ्टिंग ही कम से कम हो, सो दैट उसकी इंटेंसिटी ज्यादा से ज्यादा रहे, और जहां तक आपका लाइट आपको पहुंचना चाहिए था, मतलब जो पीछे पे व्हीकल ट्रैवल कर रहा है फुल स्पीड में, मर्सिडीज लेके आ रहा है, लैम्बोर्गिनी लेके आ रहा है, उसको ये पता चल जाए कि आपने ब्रेक अप्लाई किया है, वरना आपके नैनो को आके वो ठोक देगा। अभी मर्सिडीज लैम्बोर्गिनी से नैनो ठोकेगा तो नैनो का तो कचुम्बर बनना ही बनना है ना, ऐसा तो होगा ही, व्हीकल तो टूटेगा, ठीक है। इसलिए आपको समझ में आया कि अगर गिव रीजन में क्वेश्चन आता है, व्हाई वी यूज रेड लाइट instead of any other lighting, tail light or a brake light system, you should be answerable that we use red light because it has least lateral displacement. जीरो तो नहीं हो सकता, क्योंकि रिफ्रैक्शन है, तो रिफ्रैक्शन होगा तो सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट कहीं ना कहीं होगा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो रेड लाइट हैज लीस्ट डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ड्यू टू विच द इंटेंसिटी ऑफ द रेड लाइट इज ऑलवेज ऑन द हायर साइड और ऑलवेज ऑन मोर, ठीक है, ऑलवेज मोर एज कंपेयर टू एनी अदर लाइट, एनी अदर लाइट। चाहे आप वेबऑन में कोई भी बाकी रिमेनिंग 6 कलर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड का है, तो वेवलेंथ रेड का होने की वजह से इसका जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो ज्यादा रहेगा, ज्यादा दूर तक अच्छे से ट्रेवल करेगा, बहुत क्लियरली विजिबल रहेगा, और आपका लैटरल डिस्प्लेसमेंट कम होगा, जिसकी वजह से आपका जो वार्निंग साइज है, वार्निंग साइन है या फिर वार्निंग कंडीशन है टू द अदर पर्टिकुलर ट्रैवल व्हीकल विच इज ट्रैवलिंग बिहाइंड रियर, ओके, वहां तक सिग्नल बहुत अच्छे से पहुंचेगा, और आप सेफ जोन में रहोगे, और आपका जो कार है, जो भी आपका कार रहेगा, BMW, मर्सिडीज, ऑडी, सेंट्रो, वैगनआर, जो भी है, वो सेफ रहेगा पीछे से, वरना धाम से टक्कर हो जाएगी भाई हाईवे पे, ठीक है, हाईवे पे क्या कहीं पे भी हो सकती है। तो दिस इज द रेड लाइट, ठीक है। तो क्लियर है कि वाई वी यूज रेड लाइट इन रियल, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, गिव रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का। तो ये चीज हमें क्लियर होना चाहिए कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट का जो कंसेप्ट है वो उसका इस्तेमाल कैसे होता है। भाई पढ़ तो लिया हमने, पढ़ तो लिए लैटरल डिस्प्लेसमेंट, सर इतना सुंदर सा डायग्राम बना लिया हमने स्केल का इस्तेमाल करते हुए, सब बना भी दिए, नोट्स वोट्स सब रेडी हो गए, नोट्स भी बन गए, सब लिख भी लिए, लेक्चर सुन भी लिए, चलो बढ़िया सा लेक्चर सब हो गया। फिर लैटरल डिस्प्लेसमेंट का इस्तेमाल क्यों है सर, पढ़ा क्यों, रीजन क्या है लैटरल डिस्प्लेसमेंट, तो ये है, हमने ये स्टडी लैटरल डिस्प्लेसमेंट की स्टडी से ऑब्जर्व किया, यहां से हमने कंक्लूड किया कि हमें किस तरीके का लाइट इमरजेंसी केस में यूज करना चाहिए। तो आपने देखा होगा जितने भी इमरजेंसी केस हैं वहां पे जो लाइट इस्तेमाल किया जाता है वो है रेड लाइट, क्लियर, इमरजेंसी केसेस में रेड लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए साइन ऑफ रेड इज ऑल्सो यूज एन इमरजेंसी साइन, बिकॉज यहाँ पे लैटरल डिस्प्लेसमेंट एंड अदर फैक्टर्स है, पर हमारा कंसर्न सिर्फ उसी रियर ब्रेक लाइट, या फिर हम कह सकते हैं
रियर लाइट जो एक व्हीकल में लगता है उसका कंसेप्ट है, तो जो हमें स्टडी करना है और हमें पता होना चाहिए रीजन उसके पीछे। ये है ओके। विब्योर आपको याद आ रहा होगा, विब्योर का क्या होता है, मीन कहाँ होता है, VIBGYOR, ठीक है। अब रेड लाइट तो आपने ब्रेक में यूज कर लिया। अब आपका सेकंड कंसेप्ट होता है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स में लाइट कौन सा यूज होता है, येलो, एंड सबका कुछ काम ही नहीं हुआ, येलो का इस्तेमाल किया जाता है। सर ऑरेंज क्यों नहीं करते, सर लिस्ट के अकॉर्डिंगली वेवलेंथ ऑफ ऑरेंज इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ येलो, है ना। लिस्ट के अकॉर्डिंगली अगर हम देखा जाए सर विब्योर की लिस्ट में, तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ऑरेंज का जो वेवलेंथ है ना, ऑरेंज का जो सर वेवलेंथ है वो येलो से ज्यादा है, तो सर हम इंडिकेटर में ऑरेंज इस्तेमाल कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। इसमें एक प्रॉब्लम है, ऑरेंज और रेड में कलर कॉम्बिनेशन का ज्यादा अंतर नहीं है। ऑरेंज और रेड में कुछ मतलब आप कह सकते हो मैच कर जाता है, थोड़ा इंटेंसिटी, एकदम डार्क रेड ना होते हुए नॉर्मल रेड रहा और नॉर्मल ऑरेंज रहा तो ऑलमोस्ट सेम दिखाई देता है ना। ऑरेंज और रेड आप ज्यादा जस्टिफाई नहीं कर सकते, बहुत दूर से तो ज्यादा जस्टिफाई नहीं कर सकते ऑरेंज और रेड, और किसी को कलर ब्लाइंडनेस रहा तो और ज्यादा नहीं कर सकते। इसलिए हमने इस पर्टिकुलर गैप बैंड को छोड़ते हुए येलो पे फोकस किया। इसका इसका तो पर्टिकुलर क्या है, वेवलेंथ ज्यादा है येलो का, इसलिए जब आप सिग्नल का इस्तेमाल करते हो, सॉरी इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हो तो यू गेट येलो, और टेल लाइट में आपने रेड किया बिकॉज टेल लाइट इज मच मोर इंपॉर्टेंट, वो ब्रेक के लिए अप्लाई होने वाला है ना, तो वो एक्सीडेंट प्रोन के लिए बनाया जाता है। इंडिकेटर्स टर्निंग एंड सच काइंड के लिए बनाया जाता है, तो वहां पे आप एक थोड़ा सा रिस्क ले सके येलो इस्तेमाल कर सकते हो। इसलिए टेल लाइट आपका रेड से बनाया जाता है, और जो इंडिकेटर्स होते हैं वो येलो से बनाया जाता है, बिकॉज दे हैव हायर वेवलेंथ, हायर वेवलेंथ की वजह से उनका इंटेंसिटी हायर होता है, और बहुत दूर तक वो लाइट को ट्रेवल करवा सकता है, मतलब दूर से विजिबल होता है। आपने देखा होगा इंडिकेटर्स जब हम पार्किंग लाइट शुरू करते हैं तो बोथ द इंडिकेटर्स व्हीकल का, बारिश में आपने देखा होगा, रेनी सीजन में, अभी रेनी सीजन चल रहा है तो आप ऑब्जर्व करके मोस्ट ऑफ द व्हीकल स्टार्ट दैट पार्किंग लाइट्स, मतलब दोनों इंडिकेटर साथ में ब्लिंक ऑफ ऑन करते हैं। रीजन क्या है, विजिबिलिटी के लिए, कि अगर कहीं बारिश में ऑब्जेक्ट ना दिखाई दे, बारिश की वजह से अगर ऑब्जेक्ट ना दिखा दे, विजिबिलिटी कम हो जाए, तो ये जो लाइट है वो रे ऑफ लाइट इतना इंटेंस होता है कि वो कंप्लीटली आपकी आंखों से चले जाता है, इवन इफ द वेदर कंडीशन, और वेदर इवन इफ देयर इज अ फॉग और अ वेदर कंडीशन, बैड वेदर कंडीशन, दैट्स व्हाई यू यूज येलो एंड रेड इन व्हीकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे गिव रीजन बनता है जो आपको पता होना चाहिए, यू शुड बी रेडी विद द गिव रीजन, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द lateral displacement concept, okay। So thank you, hope so you like this class, thank you।